डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर हम लोग सीखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम टेबल में कुछ ट्रिक्स आपको बता देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लेके किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल में सबसे पहले लिखा क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और यहाँ पर सेट मैंने लिखा हुआ है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 आए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp होगा। ठीक है, अगर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। और अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 6 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। और अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 7 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3। ठीक है, अब sp है तो इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। sp2 हो तो बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। अगर sp3 हो तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री और 28 मिनट। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो 2 एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, और 3 एंगल्स जो प्लेन पे होते हैं वो 120 डिग्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 2 इसमें सारे एंगल 6 एंगल होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो तो इसमें जो 5 एंगल होंगे वो होंगे 72 डिग्री पे, एंड 2 एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन का। अब बात कर लेते हैं शेप की। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका शेप कैसा होता है, लीनियर होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप उसका कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। और अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। और अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका कैसा होगा, शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये हो गया कि अगर उस मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर नहीं है तो उसका रेगुलर शेप इस तरह से होगा। अब थोड़ा सा शेप की बात कर लेते हैं। अगर लीनियर शेप हो तो लीनियर शेप में कैसा होता है, अगर मान लीजिए ए मैं मान रहा हूं सेंट्रल एटम और बी को मान ले रहा हूं क्या, बॉन्डेड एटम। किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या एक ही होता है, उससे अटैच जो अदर एटम होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्डेड एटम। तो अगर सेंट्रल एटम में है तो लीनियर शेप कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर बॉन्डेड एटम, ठीक है, इनके बीच जो एंगल होगा 180 डिग्री। ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, उसका शेप कैसा होगा, सेंट्रल एटम यहाँ पर और 3 बॉन्डेड एटम इस तरह से होंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होगा तो बॉन्डेड एटम यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से, सेंट्रल एटम यहाँ पर, बॉन्डेड एटम इस तरह से अरेंज होंगे, इनके बीच जो एंगल होगा इतना होगा। ट्राइगोनल अगर पिरामिडल शेप है तो उसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम यहाँ पर, बॉन्डेड एटम यहाँ पर होंगे, 3 प्लेन पे होंगे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। अगर ऑक्टाहेड्रल शेप है तो उसका शेप कुछ इस तरह से होगा, सेंट्रल एटम यहाँ पर और एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इस तरह से 4 प्लेन तो होंगे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। और अगर उस मॉलिक्यूल का पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होगा तो पेंटागोनल में कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा, सेंट्रल एटम यहाँ पर, बाकी जो 5 बॉन्डेड एटम है उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ठीक है, ये तो रेगुलर सिमेट्री में हो गया अगर कोई भी उसमें लोन पेयर नहीं है तो।
अब बात कर लेते हैं वेरिएशन की। अगर मान लो उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाए तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, सिर्फ यही एक होता है 2 सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं 3 में। इसमें एक केस आता है कि अगर उस मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो जितना भी टोटल आएगा हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ शेप में चेंज आएगा। तो इसका जो शेप हो जाएगा कैसा शेप होगा? इसका शेप हो जाएगा बेंट शेप, बेंट शेप। ओके, चलो बात करते हैं हम 4 में। तो 4 में 2 केस आते हैं। ठीक है, 4 केस में एक तो होगा 3 + 1 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहने वाला है, पर उसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों? पिरामिडल, पिरामिडल शेप। ओके, अब नेक्स्ट जो केस आता है इसमें 2 + 2। 2 + 2 कितना होता है? 4 होगा। हाइब्रिडाइजेशन तो यही sp3 होगा, बट उसका शेप कैसा हो जाएगा? बेंट शेप बोल सकते हो या फिर इसको वी शेप बोलते हैं। ओके, चलो 5 की बात कर लेते हैं। अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन तो यही sp3d ही रहने वाला है, बट शेप चेंज हो जाएगी। तो इसमें 3 केस आते हैं। अगर 4 + 1 हो तो भी 5 होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d रहने वाला है, बट इसका शेप कैसा हो जाएगा बच्चों? सी सा शेप। ठीक है, दूसरा केस आता है अगर 3 + 2 हो मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? टी शेप हो जाएगा। और अगर तीसरा केस आया अगर उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर हो जाए तो उसका शेप कैसा हो जाता है? लीनियर। ओके, तो ये तो हो गया 5 में। अब बात कर लेते हैं 6 में। अगर सिग्मा बॉन्ड 6 में 2 केस आते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड 5 हो लोन पेयर 1 हो तब भी 6 आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 रहने वाला है, बट उसका शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है 4 + 2 हो तो भी 6 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगा और शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। ओके, 7 में एक केस आता है 6 + 1 तो उसको ऑक्टाहेड्रल या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, इसमें जो शेप आता है उसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। बेंट शेप का मतलब क्या है कि सेंटर अगर एटम ये है तो लोन पेयर जो एक है उसको हमेशा टॉप पर रहते हैं, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बॉन्डेड एटम। पिरामिडल की बात करें, पिरामिडल में कैसा होगा? इनका जो अरेंजमेंट होगा टेट्राहेड्रल की तरह, बट लोन पेयर कहाँ पर होंगे? जहां पर उस मॉलिक्यूल में मिनिमम रिपल्सन हो। ठीक है, मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर लोन पेयर रखेंगे तो इनमें मिनिमम रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पिरामिडल की बात करते हैं। पिरामिडल शेप कैसा होगा? जैसा NH3 का होता है, सेंट्रल एटम यहाँ पे रख दो, लोन पेयर यहाँ पे रख दो और बॉन्डेड एटम को यहाँ पे रख दो। तो ऐसे शेप को हम बोलते हैं पिरामिडल शेप। बेंट शेप कैसा होगा? ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और बॉन्डेड एटम इस तरह से। ठीक है, मिकी माउस जैसा शेप होता है इसका, इस तरह से बेंट शेप वाटर का जैसे होता है। अब बात कर लेते हैं सीसा की। तो सीसा में क्या होगा? इनका अरेंजमेंट तो ऐसा ही होगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल जैसा। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम को यहाँ पे रख दो, 1 लोन पेयर होगा तो 1 लोन पेयर को हमेशा यहाँ पे रखते हैं, बाकी जो 4 सिग्मा बॉन्ड है इस तरह से अरेंज होंगे बॉन्डेड एटम। ठीक है, इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं क्या? सीसा अरेंजमेंट। नेक्स्ट टी शेप। टी शेप कैसा होता है बच्चों? अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही होगा, सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है? 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर को दोनों को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, बाकी जितने बचे वो बॉन्डेड एटम, सॉरी बॉन्डेड एटम मैंने बी माना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टी शेप बन रहा है बॉन्डेड एटम के भी, इसलिए इसको टी शेप बोलते हैं। लास्ट हुआ लीनियर शेप। लीनियर शेप का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर बॉन्डेड एटम
और 3 लोन पेयर है, तीनों लोन पेयर को हम प्लेन पे रखते हैं। प्लेन पे क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन होता है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, यही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसमें 2 केस आता है, तो सबसे पहले 5+1 की बात कर लेते हैं। इनकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट तो ऑक्टाहेड्रल जैसा होगा। अब यहाँ पर क्या, सेंटर एटम को यहाँ पे रख दो। 5 जो सिग्मा बॉन्ड है, ये तो 4 तो प्लेन पे हो गए, एक लोन पेयर आपकी मर्जी, चाहे आप ऊपर रख दो या फिर नीचे रख दो, तो बाकी जो बचे बॉन्डेड एटम कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। इस लोन पेयर को चाहे यहाँ पे रख दो चाहे ऊपर रखो, बस एक जगह, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या है, एक ही लोन पेयर है। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट है इसमें 4+2। अब 4+2 में अरेंजमेंट यही ऑक्टाहेड्रल जैसा रहेगा। सेंटर एटम को यहाँ पर, 4 बॉन्डेड एटम प्लेन पे। ठीक है, अब 2 लोन पेयर हो तो एक अबव द प्लेन रख दो और एक बिलो द प्लेन। इस स्टेप को हम बोलते हैं क्या, स्क्वायर प्लेनर। लास्ट है हमारा क्या, ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल 6+1। इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, इसमें शेप ऐसा ही बना दो आप, और सेंटर एटम के यहाँ पर 6 बॉन्डेड एटम है, तो 5 तो ये प्लेन पे हो गए जिनके बीच 72 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, अब एक आप ऊपर रख दो और बॉन्डेड एटम को इस तरह से अरेंज कर दो। क्लियर है? ये जो टेबल मैंने फॉर्म किया है हाइब्रिडाइजेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आ सकता है। मॉलिक्यूल दे दे आपको, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, बॉन्ड एंगल पूछ सकता है, उसका ज्योमेट्री कौन सा होगा, या फिर उस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर होंगे, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जो ऐसे एग्जाम्पल लेंगे आज के जो एग्जाम में आए हुए आपके पास बुक्स होंगी, उसमें देख लीजिएगा। ये सब जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आ चुके हैं। तो बात कर, चलो एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। ठीक है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी मैंने ट्रिक्स बताया, अभी तो मैंने सिर्फ एक टेबल फॉर्म किया, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, ट्रिक से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन को हमेशा डबल बॉन्ड से कनेक्ट कराना है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर सेंट्रल एटम है, अगर उस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो निगेटिव चार्ज हो, तो आपको करना क्या है कि जो भी उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, अगर उस पे प्लस चार्ज है तो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या करो, उतने माइनस कर दो। और अगर उस सेंट्रल एटम पे, उस मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, प्लस कर दो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एग्जांपल समझते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगी ये जो मैंने बताया। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम H2O ले लेते हैं, ठीक है, S3 हाइड्रोनियम आयन ले लेते हैं, CH4 आपने 10th में पढ़ा होगा इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है। अमोनियम आयन NH4 प्लस ले लेते हैं, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस ले लेते हैं, कार्बोनेट आयन माइनस CO3 2 माइनस ले लेते हैं। ठीक है, HCF2 ले लेते हैं, HCF4 ले लेते हैं, HCF6 ले लेते हैं, HCOF4 ले लेते हैं। ठीक है, NO2 प्लस ले लेते हैं, NO3 माइनस ले लेते हैं। चलिए इतने एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। ये सब कहीं ना कहीं आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई नीट में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा ट्रिक क्या है, तो करना क्या है आपको कि इस जो भी मॉलिक्यूल, जैसे सबसे पहले हम वाटर की बात करते हैं। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का हमें अगर हाइब्रिडाइजेशन पता हो जाए, इस मॉलिक्यूल का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी सारी हिस्ट्री हम बता सकते हैं। उसका शेप कैसा होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसका ज्योमेट्री क्या होगा, क्या लोन पेयर होगा, सब कुछ हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ये टेबल फॉर्म होना चाहिए। देखो तरीका क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल दिया, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो भी मॉलिक्यूल दिया उसमें सेंट्रल एटम आपको देखना है। सेंट्रल एटम क्या हो, उस मॉलिक्यूल में जो एक एटम हो, पर कई मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें क्या हो, एक एटम 1 या 2 हो जाएंगे, तो वहां पर आएगा क्वेश्चन, तो हम डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर तो ऑक्सीजन आपको एक दिख रहा है, तो सेंट्रल एटम लेना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का खेल है, 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे, वही तरीका है। तो ऑक्सीजन क्या है, सिस्टीन ग्रुप का है, किसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, या फिर एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 6 होगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड आया और क्या हुए 2 लोन पेयर, टोटल कितना है 4 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। अब देखिए 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, अब 4 2 + 2 आया, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो 4 में ये 2 कैसा है, मतलब इसका शेप कैसा होगा, बेंड शेप होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं S3O+ की, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस चार्ज है, मैंने क्या बोला था, प्लस चार्ज हो सेंट्रल एटम से उतने माइनस कर दो, तो इस सेंट्रल मॉलिक्यूल में +1 चार्ज है, सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दो क्योंकि एक प्लस है, तो कितने बचे 5। अब 3 है बॉन्डेड एटम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड और +1 लोन पेयर, कितना आया 4 आया, 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप तुरंत निकाल सकते हो। तो sp3 3 + 1 में से कैसा आता है, पिरामिडल शेप आता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है अपना CH4 है, कार्बन है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप फटाफट करिए। NH4 अमोनियम आयन NH4+, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक प्लस चार्ज है इस मॉलिक्यूल पे, गायब कर दो, हाइड्रोजन कितने 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। कितना सिंपल है, आप देख बिना पेन उठाए भी कर सकते हो सोच के, बस आपको जस्ट प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर है सल्फेट आयन SO4 आयन। देखिए सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस कर दो, मैंने वही लिखा है कि अगर सेंट्रल मॉलिक्यूल में माइनस चार्ज हो, सेंट्रल एटम पे माइनस चार्ज जितना भी है उस पर उतना प्लस कर दो, इस मॉलिक्यूल में -2 चार्ज है, ठीक है। तो 6 होते हैं सल्फर के, 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो। ऑक्सीजन मैंने बताया हमेशा डबल बॉन्ड से कनेक्ट कराना है, 4 ऑक्सीजन है, चारों 2 इलेक्ट्रॉन ले गए, टोटल पाई बॉन्ड से आपको दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4 है, 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल का अपना क्या है, कार्बोनेट आयन, तो कार्बन में सेंट्रल एटम कितना है 4 है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 माइनस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया। ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो यहाँ से क्या हुआ 3 डबल बॉन्ड बन जाएंगे, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है HCF2, सेंट्रल एटम कौन है, जिनॉन है, जिनॉन के पास नोबल गैस है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लोरीन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हैं 3 मतलब 3 + 2 कितना 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3d। नेक्स्ट XeF4, सेंट्रल एटम कौन हुआ, जिनॉन नोबल गैस है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कितने आए 2, तो टोटल कितना है 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, बस इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अगर 6 में 2 केस है 4 + 2 होगा, सिर्फ कैसा होगा स्क्वायर फेलर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है XeF6, सेंट्रल एटम कौन है, जिनॉन है, जिनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन बनाया, 6 सिग्मा बॉन्ड +1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp3d3, एक केस ऑक्टाहेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है XeF4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब भी जिनॉन हो तो जिनॉन को आप सेंट्रल एटम हमेशा लीजिए, तो जिनॉन के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड, 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ले गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सिग्मा बॉन्ड +1 लोन पेयर, 6 आया, 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2। अब वहां पे 5 + 1 वाले केस आया, मतलब स्क्वायर ट्रायंगल शेप होगा, ठीक है। कितना सिंपल है, आप नॉर्मली बिना कुछ सोल्यूशन इसको बिना हमें सॉल्व करा। देखिए नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5 है, 1 प्लस चार्ज है, 1 प्लस चार्ज का मतलब क्या 1 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 4,
और ऑक्सीजन 2 है तो दोनों डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा इसका, sp आ जाएगा। ठीक है, कैसे मैंने किया, नाइट्रोजन था सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस चार्ज गायब कर दो, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड से में मतलब है नहीं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, नेक्स्ट है NO3 माइनस, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। ओके, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस चार्ज है, 6 हो गया। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूल हो I3 माइनस, ठीक है, I3 माइनस मॉलिक्यूल हो गया, और भी मॉलिक्यूल है जैसे OH2 मॉलिक्यूल हो जाए, ठीक है, और SO2 मॉलिक्यूल हो जाए। ठीक है, और भी ऑर्गेनिक ले लेते हैं, जैसे मान लो CH3 CHO, इसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। और भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मान लीजिए BF4 माइनस ले लेते हैं, चलिए इनका देख लेते हैं। अब यहाँ पर तीनों आयोडीन है, तो आयोडीन को कोई एक सेंट्रल एटम ले लो, आयोडीन के पास 17 ग्रुप है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस 1 बढ़ा दो, आयोडीन बाकी एक तो सेंट्रल हो गया, बाकी 2 बचे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 लोन पेयर मतलब 5 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ठीक है, यहाँ पर कौन सा केस आ जाएगा, 2 + 3 लीनियर शेप आ जाएगा। नेक्स्ट है OF2, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 + 2 4 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 बेंड से। ठीक है, नेक्स्ट है BF4 माइनस, BF4 माइनस है, सेंट्रल एटम कौन होगा, बोरॉन होगा, बोरॉन 13 ग्रुप का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 माइनस है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और दे दो। फ्लोरीन कितने हैं बच्चों, 4 हैं, तो यहाँ से 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्या आ गया, 4 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। सिंपल है, बिना पेन उठाए आप कर सकते हो। अब ऑर्गेनिक का देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है CH3 और CHO में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी कार्बन, जैसे मान लीजिए इसमें कार्बन कार्बन ऑक्सीजन का भी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो यहाँ पर आपको बस वही कॉन्सेप्ट देखना है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है। तो कार्बन हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ पर 4 आया, 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन को देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ से एक पाई है, एक सिग्मा है, तो 1 2 3 हुआ, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास 2 तो बना लिया, 6 होते हैं टोटल, तो 2 और बचे होंगे लोन पेयर, तो यहाँ से देखिए 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से 1 + 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। ठीक है, कितना सिंपल तरीका, आप सिंपली कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप इस ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए टेबल, ताकि आप जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेई नीट में, बोर्ड में या कम्पिटिटिव अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में, आप ये ट्रिक अप्लाई करिए, कोई भी क्वेश्चन 99% आपका इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो।